जमीन का अर्जन क्यों किया जाता है और उसका क्या मकसद है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, जमीन दो तरह की होती है, एक सरकारी जमीन और एक निजी जमीन। सरकारी जमीन भी चार तरह का है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद और आम खास कैसे खास महल। निजी जमीन दूसरी तरफ है, निजी जमीन। तो लैंड एक्विजिशन जो होता है वो निजी जमीन का होता है, क्योंकि सरकारी जमीन सरकारी पर्पस के लिए ट्रांसफर किया जाता है। अगर लोक प्रयोजन के लिए किसी जमीन की जरूरत है, भूखंड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर होता है। एक्विजिशन और कंपनसेशन का जब भी हम लोग जिक्र करेंगे तो वो निजी जमीन के संदर्भ में होता है, मतलब कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, किसी की खास जमीन है, निजी लैंड है, उसको पैसा दे करके सरकार किसी खास पर्पस के लिए, खास परियोजना के लिए जमीन एक्वायर करती है। अब यह है कि ये खास मकसद क्या है, क्या प्रयोजन है। यह प्रयोजन जो है जमीन अर्जन का, यह लोक हित या लोक प्रयोजन में होना चाहिए। जमीन का जब भी अर्जन सरकार करेगी तो उसके पीछे जो पर्पस होगा वो लोक हित होगा, पब्लिक पर्पस, पब्लिक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए ही जमीन का अर्जन सरकार करती है, अन्यथा सरकार जमीन का अर्जन नहीं करती। जमीन का अर्जन जो है, लैंड एक्विजिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वह उसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासन काल में हुई। खास करके 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो उस समय जो शासन चला रहे थे ब्रिटिश क्राउन, उसके जो प्रतिनिधि थे हिंदुस्तान में, उन लोगों ने शासन के अस्थायित्व के लिए कुछ चीजें शुरू की, जैसे रोड का निर्माण, रेलवे का निर्माण, बड़े बड़े गोदाम का निर्माण। उससे पहले क्या था, जो राजाओं की जो सल्तनत थी, रियासत थी, तो हर एक राजा अपने राज्य क्षेत्र में सड़क का निर्माण करता था, या कोई भी काम करता था तो अपने राज्य की सीमाओं के तहत करता था। पहली बार क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन काल में करीब करीब पूरा भारत एक शासन सत्ता के अधीन आ गया। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत महसूस की गई, ताकि पूरे देश को एक शासन सूत्र में बांधा जा सके। तो उसके लिए लैंड एक्वायर करना सरकार की जरूरत में आया। तो सबसे पहले 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन काल में पास किया गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत क्या करना था, सरकार किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, उस समय तो ब्रिटिश अंपायर की सुरक्षा के लिए लैंड एक्विजिशन होता था। बाद में जब 1947 में हिंदुस्तान में हम लोगों को आज़ादी मिली, तो मेन जो लैंड एक्विजिशन का पर्पस हो गया वो हो गया लोक प्रयोजन, लोक हित, सार्वजनिक हित। तो 1894 में जो लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ, सरकार ने शुरू किया, बाद में बहुत सारी परियोजनाओं के लिए अलग अलग एक्ट बने। जैसे कि दामोदर वैली परियोजना शुरू हुई तो उसके लिए अलग एक्ट बना। कोल माइंस के लिए जब जहां पर कोयला खदानें हैं वहां जमीन एक्विजिशन की जरूरत पड़ी ताकि वहां कोयला निकाला जा सके, उसके लिए अलग एक्ट बना। लेकिन ये छोटे छोटे एक्ट थे जो छोटी छोटी जगहों पर उनका प्रभाव था। बड़े पैमाने पर 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया 2013 के राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जो 1 जनवरी 2014 से लागू है।
और इसके अलावा ये जो मेन है RFCT LRR एक्ट जो बोलते हैं 2013, जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ, अधिकांश जमीन का एक्विजिशन इसी एक्ट के तहत हिंदुस्तान में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एक्ट भी हैं जो प्रभावी हैं, जिनके तहत जमीन का एक्विजिशन किया जाता है। उसमें 1956 का NH एक्ट है और 2008 का रेलवे स्पेशल एक्ट है। धीरज कुमार क्लास में आप किसी से बात कर रहे हैं, प्लीज बी अटेंटिव। अब 1.5 घंटे के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगा तो आप बात कर सकते हैं आराम से, बीच में गप करके और लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपकी आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा था कि ये 3 एक्ट हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है 2013 का RFCT LRR एक्ट। इसमें इसको जब हम लोग समझेंगे तो मोटा मोटी हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि जमीन का जो एक्विजिशन सरकार करती है तो लोगों को उसके बदले में क्या देती है, उसका क्या प्रोसेस है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है। अच्छा, एक चीज और इसमें जो जानना है आपको, जमीन एक्विजिशन के बदले में सरकार उसको कंपनसेशन देती है। जो इतना 100-125 साल का जो फेज जो बीता 1894 से लेकर के 2014 के बीच में, उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था किसानों और सरकार के बीच में। किसानों का क्या इंटरेस्ट था? किसानों का इंटरेस्ट था कि उसकी जो जमीन ली जा रही है उसके बदले में उसको अधिक से अधिक मुआवजा मिले। तो बाद के दिनों में, खास करके जब 90 के दशक में, पिछली शताब्दी के 90 के दशक में, जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर, तो बड़े पैमाने पर विदेश की कंपनियां हिंदुस्तान में आना शुरू हुई और यहाँ पर अपना सेटअप बनाना शुरू किया। तो उसके लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत सरकारों को हुई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों के आसपास बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बने और इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लैंड एक्वायर किए जाने लगे। 2011 में एक ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा से सटा हुआ है दिल्ली के, वहां एक भट्टा परसौल गांव है, वहां पर लैंड एक्विजिशन को लेकर के किसानों में और सरकार में विवाद हुआ। किसानों ने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और तत्कालीन सरकार को गोली चलानी पड़ी, कुछ किसानों की मौत हो गई। तो उसके बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा अधिनियम बनाया जाए जिससे किसानों के रोष को, उनके आक्रोश को, उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को वाजिब आकार दिया जा सके, उनकी जमीन का ऐसा मुआवजा दिया जाए जिनसे उसकी शिकायत कम से कम रहे। इसलिए ये जो एक्ट है, इसमें फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट था, इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। तो ये जो भुगतान हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं लैंड एक्विजिशन से उसको फिर से कहीं बसा दिया जाए, ताकि उन लोगों को, आपने भी शायद पढ़ा हो, नर्मदा जो डैम बना जो वहाँ गुजरात में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, उनको बसाने की बात थी। या ऐसे भी जब भी बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर होता है तो बहुत सारी सोशल इश्यूज होती है, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं। तो इन सारे मुद्दों को सरकार सेटल करे और जिनकी जमीन ले उसको इतना मुआवजा दे ताकि उसको जीविका अपना चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके 2013 में ये एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, जो अभी प्रभावी है, और इसी के तहत जमीन का एक्विजिशन किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है, कैसे लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, लैंड एक्विजिशन में एक टर्म आता है समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है?
अगर किसी राज्य की सीमा के भीतर किसी परियोजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर किया जा रहा है तो उसके लिए समुचित सरकार वो राज्य सरकार होगी। अगर बिहार में किसी परियोजना के लिए जमीन एक्विजिशन की जरूरत है तो समुचित सरकार यहाँ की राज्य सरकार है। लेकिन अगर जमीन का वह टुकड़ा एक से ज्यादा राज्यों को टच करता है, अगर कोई ऐसी परियोजना है जो एक से ज्यादा राज्यों में जा रही है, जो खास करके जैसे एनएच की परियोजना होती है, या रेलवे लाइन है, या कोई नहर के लिए जमीन एक्वायर किया जा रहा है जो एक से अधिक राज्यों में, तो वो जो है वो एक्विजिशन केंद्र सरकार के तहत आता है। पांडिचेरी छोड़ करके अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में लैंड एक्वायर किया जा रहा है तो वो केंद्र सरकार का काम है। उसके अलावा अगर किसी स्टेट में 50 एकड़ तक जमीन एक्विजिशन की जरूरत है तो उससे संबंधित डिसीजन वहां के जिला पदाधिकारी लेते हैं। 50 एकड़ तक जमीन एक्विजिशन के बारे में डिसीजन कौन लेंगे? जिला पदाधिकारी। 50 एकड़ से अधिक जमीन के एक्विजिशन की अगर उस स्टेट में जरूरत है तो उसका अप्रूवल कहां से मिलेगा? राज्य सरकार से। राज्य सरकार का मतलब हुआ लैंड भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जैसे बिहार में है, जिसके आप लोग एम्प्लॉय होने वाले हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वहां से उसका परमिशन मिलेगा। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था कि 50 लाख तक की जमीन अगर 2013 से पहले 50 लाख की जमीन तक की जमीन अगर खरीदी जा रही है तो उसके लिए अप्रूवल कौन देंगे? डीएम देंगे। 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की जमीन अगर किसी परियोजना के लिए खरीदी जा रही है तो उसके लिए अप्रूवल कौन देंगे? वहां के प्रमंडलीय आयुक्त देंगे, जो कमिश्नर साहब होते हैं। और 1.5 करोड़ से अधिक की अगर जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए ली जानी है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? राज्य सरकार होगी। ये पहले था, 2013 से पहले था। 2013 में 1896 और 2013 के बीच में 1896 के एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। ये हम बता रहे हैं 2013 से पहले। 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पारित हुआ, उसके बाद से जो प्रक्रिया है उसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो पहले नहीं था। ये 2013 के एक्ट में डाला गया है। यह क्या है? मान लिया किसी भी परियोजना के लिए जमीन की जरूरत है तो लैंड एक्विजिशन सबसे पहले कहाँ जाता है? उसका रिक्विजिशन कहाँ जाता है? उस जिला के जिला पदाधिकारी के पास जाता है, जिनको आप लोग कलेक्टर साहब बोलते हैं या डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वही जिला में सारी परियोजनाओं की प्रगति के लिए या उसको क्रियान्वयन के लिए या उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला पदाधिकारी के अंतर्गत 4 दर्जन के आसपास विभाग होता है, जिसमें एक विभाग लैंड एक्विजिशन भी है। भू अर्जन कार्यालय हर एक जिला में होता है, जिसके मुखिया होते हैं डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, DLAO। उनके अधीन एक सेटअप होता है जिसमें असिस्टेंट DLO, सहायक भू अर्जन पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिकीय संवर्ग के और लोग होते हैं। तो आज की तारीख में 2013 के एक्ट के तहत अगर कोई लैंड एक्विजिशन के लिए प्रपोजल जाएगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? जिला पदाधिकारी के पास जाएगा। जिला पदाधिकारी उस जमीन सबसे पहले देखते हैं कि जमीन जिस पर्पस के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है उस पर्पस की जांच कराते हैं। मतलब कि लैंड एक्विजिशन जिस काम के लिए लिया जा रहा है, क्या वो परियोजना उपयुक्त है कि नहीं है, जितने जमीन की डिमांड की गई है क्या उतना जमीन दिया जाना जरूरी है, क्या उससे कम से काम हो सकता है। मान लिया कहीं अगर 50 एकड़ जमीन कहीं किसी काम के लिए मांगा गया तो ये वो देखेंगे कि क्या उससे कम में काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। 40 एकड़ में काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर 40 एकड़ में वह काम पूरा हो जा रहा है तो फिर उतना ही जमीन एक्विजिशन की इजाजत वो देंगे।
फिर वो देखते हैं कि क्या अल्टरनेटिव जमीन है। मान लिया जो जहां से प्रपोजल किसी विभाग का आया कि यहाँ पर हमको गोदाम बनाना है या स्टेडियम बनाना है, तो क्या वो जमीन जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, अगर उसके बगल में कोई अनउपजाऊ या कम उपजाऊ जमीन है या पड़ती जमीन है, तो जिला पदाधिकारी ये देखेंगे कि उसका अल्टरनेट है कि नहीं है उस प्रोजेक्ट को ओके करने से पहले। क्या कोई सरकारी जमीन है, मान लिया अगर बगल में कहीं 30 एकड़ जमीन एक्वायर करनी है, 10 एकड़ जमीन सरकारी है, तो जिला पदाधिकारी यह निर्णय ले सकते हैं कि 10 एकड़ जमीन सरकारी जमीन जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए और बाकी 20 एकड़ जमीन एक्वायर किया जाए किसानों से। तो ये जब सब देख लेते हैं तब उसके बाद क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है। ये पहले नहीं था, ये 2013 से पहले नहीं था। 2013 के एक्ट में इसका प्रोविजन कराया गया। इसमें क्या कराया जाता है, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो बिहार सरकार का अंग नहीं है उससे असेसमेंट कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है कि जो लैंड एक्वायर हो रहा है उस लैंड एक्विजिशन से क्या फायदा होने वाला है, लैंड एक्विजिशन से जो नुकसान होने वाला है, मतलब कि जितने लोग बेदखल होंगे, जो बेरोजगार होंगे, उससे जो फायदा होने वाला है वो ज्यादा है कि नहीं है। मतलब कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट का अध्ययन किया जाता है। तो सोशल कॉस्ट से ज्यादा सोशल बेनिफिट होना चाहिए, इसका अध्ययन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में सरकार कराती है और इसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी की मदद ली जाती है। बिहार में 4 एजेंसियां हैं जो इस काम में सरकार की मदद करती हैं और चारों जो है पटना आधारित हैं। उसमें एक आदरी है, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है गांधी मैदान स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक है चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। हाँ, इस तरह की 4 इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, इनसे कराया जाता है। इनका जो काम है वो काम है कि जहां पर जमीन एक्वायर हो रहा है उस क्षेत्र में जाकर के वहां की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब समझिए कि जैसे ग्रामीण इलाका है तो वहां पर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे कि वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, पंच हो गए, सरपंच हो गए, और जो त्रिस्तरीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, तो उनके प्रतिनिधियों से मिलते हैं और उसके बाद मिलकर के वहां पर अध्ययन करते हैं कि जितनी जमीन का एक्विजिशन हो रहा है कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर किसी की खेती उससे माने खेती की जमीन एक्वायर हो रही है तो उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ेगा, अगर कोई किसान है तो वह किस तरह से प्रभावित हो रहा है, अगर कोई मजदूर है, अगर मजदूर उस पर डिपेंडेंट है तो वो किस तरह से उससे प्रभावित होगा उस एक्विजिशन से, अगर वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कोई सड़क है जो लोगों के कॉमन यूज में है, तो सड़क वो एक्विजिशन से फिर वैकल्पिक जो है सड़क का निर्माण कैसे होगा, अगर पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है, मान लिया कोई जल का स्रोत है या पेड़ है, जंगल है, अगर एक्विजिशन से अगर वो पेड़ कटता है तो फिर उसको उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, उसका वैकल्पिक सरकार क्या इंतजाम करेगी कि पर्यावरण पर ज्यादा नुकसान नहीं पड़े। इन सारी चीजों की का अध्ययन यह दल करता है और अध्ययन करके एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उस क्षेत्र में जाकर फिर बाकायदा उसकी सुनवाई की जाती है, सुनवाई करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का तैयार करके यह विशेषज्ञ दल उस रिपोर्ट को क्या करता है कि जिला पदाधिकारी के पास सबमिट करता है। जिला पदाधिकारी के पास सबमिट करने के बाद जिला पदाधिकारी क्या करेंगे कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाते हैं उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कि जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है वह कितना वायबल है, वह उसका मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसको देखने के लिए जिला पदाधिकारी एक विशेषज्ञों की समिति बनाते हैं।
जिसमें टेक्निकल, उस परियोजना से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी रहते हैं और सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि रहते हैं जो मिल करके देखते हैं। अगर ये इस विशेषज्ञ दल ने ये रिकमेंड कर दिया कि नहीं, जितने जमीन पे एक्विजिशन की मांग की जा रही है वो सही नहीं है, तो फिर एक्विजिशन रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस विशेषज्ञ दल ने रिकमेंड कर दिया तो फिर सरकार एक्विजिशन के रास्ते पर आगे बढ़ती है और अधिसूचना जारी करती है लैंड एक्विजिशन की। इस परियोजना के लिए जमीन अर्जित करने के लिए अधिसूचना जारी करती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में धारा 11 है एक, उसमें इसका प्रोविजन है। अधिसूचना मतलब कि लोगों को पब्लिकली यह बताया जाता है कि फलाने जिला में फलाने मौजा के ये प्लॉट, कुछ प्लॉट पूर्ण भी हो सकता है, कुछ प्लॉट आंशिक भी हो सकता है। ये इस उसका रकबा इतना है, इस परियोजना के लिए एक्वायर की जा रही है। ये जो प्राइमरी नोटिस होता है, यह प्राइमरी नोटिस संबंधित सरकार के वेबसाइट पे पब्लिश होगा, 2 स्थानीय अखबारों में पब्लिश किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्पॉट है जहां पर एक्वायर किया जा रहा है वहां पर स्थानीय भाषा में चिपकाया जाता है। वहां की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडीज है, उसके सूचना पट पर इसको प्रदर्शित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग जान लें कि इस जगह पर इस काम के लिए इतनी जमीन एक्वायर की जा रही है। इसको धारा 11 में ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानने के लिए। अच्छा, आप लोगों को क्यों जानना है? आप लोगों को इसलिए जानना है लैंड एक्विजिशन को कि आप लोगों को आरओआर डिसाइड करना है। एज ए कानून को आपको सुनवाई करनी है सर्वे में और यह देखना है कि यह जो जमीन है उसका स्वामित्व किसके पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी जमीन 3-4 तरह की होती है और निजी जमीन, और फिर निजी जमीन होती है। तो निजी जमीन जो एक्वायर कर ली गई, जिसके लिए सरकार ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दे दिया उस पार्टी को, तो उसका स्वामित्व उस आदमी या तो गवर्नमेंट के पास हो जाए या उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के पास हो जाए जिसने पैसा देकर के लैंड एक्वायर किया है। ये देखना आपका डायरेक्ट काम है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को अगर जानेंगे तभी तो कर पाएंगे कि जो जमीन का स्वामित्व डिसाइड करना है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि निजी जमीन के साथ साथ सरकारी जमीन का ऑनरशिप, हालांकि सरकारी जमीन की ऑनरशिप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को तय करना है, वो कानूनों को नहीं करना है। लेकिन चूंकि आप फील्ड स्टाफ रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, फ्रंट पे रहेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लैंड एक्वायर किया गया है किसी काम के लिए, अगर राज्य सरकार ने किया है या केंद्र सरकार ने किया है या रेलवे ने किया है या नेशनल हाईवे के लिए हुआ है या किसी गोदाम बनाने के लिए हुआ है या कहीं पर डैम बनाने के लिए हुआ है, कहीं पर बांध बनाने के लिए हुआ, जिस काम के लिए हुआ है उस विभाग के नाम से जमीन का स्वामित्व बन जाए, उसकी मिल्कियत उसको मिले, ये देखना सर्वे में मेन काम है हम लोगों का। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग ये थे कि लैंड एक्वायर में धारा 11 में जब नोटिफाई हम लोग कर देते हैं, नोटिफिकेशन जब चला जाता है तो पब्लिक को ये पता चल जाता है कि इस काम के लिए जमीन का एक्विजिशन हो रहा है और जिस जमीन का एक्विजिशन हो रहा है उसमें ये चीजें, इतनी जमीन है और उसमें इतनी चीजें हैं। अब एक बार जब जमीन का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर क्या होता है, उसमें उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। एक बार जब सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि ये प्लॉट का एक्विजिशन इस पर्पस के लिए किया जा रहा है तो उसको रैयत नहीं बेच सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपवाद के मामलों में जिला पदाधिकारी के परमिशन से कोई आदमी जमीन को बेच सकता है। किसी किसी पर्पस से, खास करके जो सोशल कुछ कॉजेज होते हैं, शादी विवाह या उस तरह का, जिसमें रैयत को बहुत मैंने इमरजेंसी में जमीन बेचना मजबूरी हो जाए, उसमें जिला पदाधिकारी उसको अलाउ करते हैं। अदरवाइज एक बार नोटिफिकेशन होने के बाद जमीन की खरीदी बिक्री नहीं होगी।
अगर कोई खरीद बिक्री कर देता है, जमीन बेच देता है, तो वो मान्य नहीं है। उसके बाद एक और चीज जो होता है 11 में नोटिफिकेशन के बाद, वो ये है कि लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना है। एक बार नोटिफिकेशन हो गया कि इतनी जमीन इस पर्पस के लिए ली जा रही है, तो सरकारी विभाग का काम है, वहां के अंचल अधिकारी का काम है कि लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करवा दें। लैंड रिकॉर्ड्स का दुरुस्त कराने का मतलब समझिए कि आप लोगों का जो काम है वो लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त कराने का ही काम है। इसी काम के लिए आप लोग आने वाले समय में लगने वाले हैं। लैंड रिकॉर्ड्स का जो स्रोत है वो मेन क्या है? खतियान है, जिसको बनाने के काम में आप लोग लगेंगे। तो होता क्या है कि जमीन जो खतियान है, जो खतियान के बाद जो बाद में क्या लैंड रिकॉर्ड्स कैसे दुरुस्त होता है? मतलब बाबा के नाम से जमीन है और आज की तारीख में बाबा मर गए और उनके पोते हैं, तो जमीन ट्रांसफर होकर के पोता के नाम पर चढ़ जाए और पोता के नाम से जमाबंदी कायम हो जाए, अंचल में लगान उसके नाम से निर्धारित हो जाए, तो इसको कहेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त होना। मतलब कि जो जीवित आदमी है, जो सरकार को टैक्स दे सकता है या दे रहा है, उसके नाम से जमीन ट्रांसफर होना लैंड रिकॉर्ड्स का दुरुस्त होना है। जो टैक्स जो लैंड रेवेन्यू पे करता है उसके नाम पर जमीन का होना। होता क्या है कि जब हम लैंड नोटिफाई करते हैं किसी परियोजना के लिए, तो लैंड रिकॉर्ड्स अगर दुरुस्त नहीं रहेगा तो वैसे लोगों के पास नोटिस चला जाएगा जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर लैंड रिकॉर्ड्स दुरुस्त नहीं होगा तो पता चलेगा कि 20 साल पहले 30 साल पहले जिनके नाम से जमीन थी उन्हीं के नाम से न जाएगा। कोई भी लैंड एक्विजिशन ऑफिस में जो नोटिस भेजा जाता है तो उसका दो ही सोर्स है, या तो रिकॉर्ड रूम जहां पर जमीन खतियान रहता है, वहां से एंट्री करके लोग ले आते हैं, खतियान उतार के ले आते हैं कि फलाना फलाना प्लॉट जो है उसके खतियानी रैयत कौन है, या फिर जो अंचल में जमाबंदी होती है, जो उस प्लॉट पर जो लोग लगान दे रहे हैं उनका नाम रहता है। तो अगर सारी जमीन जो खतियान में दर्ज है आज की तारीख में अगर वो अपडेटेड नहीं है, आज के कंटेम्पोररी आज के समय में जो लोग जीवित हैं, जो खतियानी रैयत के वंशज उनके नाम से नहीं है, तो नोटिस किसको जाएगा? एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन पहले के लोगों को। तो उससे समस्या पैदा हो सकती है। तो जो नोटिफिकेशन होता है उसके बाद यह जिम्मेदारी होती है लैंड एक्विजिशन की कि लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करे और जितनी डेड एंट्रीज है उसको हटा करके जो अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं, जो लैंड होल्डर हैं, उनका नाम दर्ज कर दिया जाए ताकि सरकार उसको मुआवजा एक्विजिशन के बाद, एक्विजिशन के समय दे सके। ये तो हो गया 11। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको एक लैंड एक्विजिशन एक्ट में है धारा 15। धारा 15 में 3 चीजें देखनी है। लैंड एक्विजिशन की उपयुक्तता और औचित्य। जब एक बार नोटिफाइड हो जाता है तो धारा 15 के तहत उस जमीन के एक्विजिशन के औचित्य, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कलेक्टर ये चीजों को शुरुआती दौर में ही देखते हैं कि जमीन जिस परियोजना के लिए एक्वायर की जा रही है उपयुक्त है कि नहीं है, जितना जमीन लिया जा रहा है उतना जमीन क्या जरूरी है, क्या उससे कम से भी काम चल सकता है, तो उसकी उपयुक्तता, उसका औचित्य और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट रहता है, ये इन तीनों चीजों पर धारा 15 के तहत पब्लिक से ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। पब्लिक से ऑब्जेक्शन मंगा करके इन तीनों बिंदुओं पर सुनवाई की जाती है। डीएम अलाउ करते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी या तो खुद या अपने वकील के माध्यम से इन 3 बिंदुओं पर उस जमीन के एक्विजिशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन मंगाएगा और उस ऑब्जेक्शन की सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद अगर उसको कोई उचित
कारण अगर समझ में आता है कि किसी ने अगर लॉजिकल ऑब्जेक्शन दिया है तो उसका दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन। पहले जो लैंड जो एक्वायर होता था उसमें कंपनसेशन दिया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो लोग एक्विजिशन से प्रभावित हो रहे हैं उसके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, उसको बोलेंगे रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। इसकी व्यवस्था सरकार ने इस एक्ट में की है और इसका सरकार का इस पर बहुत ज्यादा इंफेसिस है कि लैंड एक्विजिशन से कोई भी आदमी विस्थापित नहीं हो। तो इसके लिए क्या होता है कि एक जो है ना अथॉरिटी है जो हर जिला में रेवेन्यू के जो हेड होते हैं जिला में, वो होते हैं एडिशनल कलेक्टर, जिनको अपर समाहर्ता बोलते हैं। रेवेन्यू के हेड कलेक्टर के नीचे, कलेक्टर तो सारे विभाग के हेड हो गए, उनके नीचे वर्चुअल एक्चुअल काम देखने के लिए रेवेन्यू को जो हेड करते हैं उनको बोलते हैं अपर समाहर्ता। अपर समाहर्ता अथॉरिटी होते हैं रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। वो देखते हैं कि उनके अधीन एक टीम होती है, वो देखती है कि जमीन एक्विजिशन से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर किसी की जीविका जा रही है या किसी का, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, अगर किसी की मजदूरी जा रही है, अगर किसी का घर टूट रहा है, अगर कोई स्कूल टूट रहा है, अगर कोई पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, तो उसका असेसमेंट करना और उसके पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था करना। मान लिया अगर घर जा रहा है तो घर की व्यवस्था करना, जीविका जा रही है तो जीविका का अल्टरनेटिव उपाय करना। ये काम अपर समाहर्ता देखते हैं और सारा असेसमेंट करके लैंड एक्विजिशन से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव वैकल्पिक ये करके क्या बोलते हैं उसको, रिमेडी करके उसका क्या उसका वैकल्पिक उपाय हो सकता है, उसका वैकल्पिक उपाय सुझाते हैं। तब फिर जो है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर होता है ये डिक्लेरेशन। पहले हमने बताया था कि पहले नोटिफाई होता है, सरकार जस्ट इंटेंट शो करती है कि हम इस पर्पस के लिए जमीन यहाँ पर ले रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती है, सोशल इम्पैक्ट पर बहस हो जाती है, उस पर सुनवाई हो जाती है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का काम हो जाता है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है कि इस परियोजना से जो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए सरकार ये काम कर रही है। अगर कोई किसी का जमीन जा रहा है, अगर किसी का आवास जा रहा है, तो फलाने जगह पर लैंड एक्वायर करके जमीन। अच्छा, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो सिर्फ किसी नई परियोजना के लिए नहीं होता है, जो लोग प्रभावित होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए भी जमीन का एक्विजिशन होता है। तो ये सब सारी चीजें हो जाती है तो सरकार डिक्लेयर करती है, पहले नोटिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें होने के बाद एक बार फिर से डिक्लेयर होती है, वही 4-5 प्रोसेस से होती है। मतलब कि सरकार के वेबसाइट पे आती है सारी चीजें, इस परियोजना के लिए ये जमीन इस जगह पर ली जा रही है। फिर अखबारों में विज्ञापन आता है, 2 अखबार में, जिसमें एक वर्नाकुलर होगा, मतलब कि लोकल भाषा के अखबार में आना चाहिए। जैसे मतलब बिहार में आएगा तो अगर इंग्लिश में आ रहा है तो एक हिंदी में जरूर आएगा। फिर जो वहाँ के लोकल बॉडीज है उसके सूचना पट पर आएगा। लोकल बॉडीज का मतलब आप समझ सकते हैं, गांव में है तो ग्राम पंचायत, शहरों में है तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। फिर उस विभाग के वेबसाइट पे आएगा, राजपत्र में आता है, गजेटियर जिसको बोलते हैं। तो 4-5 तरह से इसको नोटिफाई किया जाता है। नोटिफाई करने के साथ ही यह जो नोटिफिकेशन होता है धारा 19 के तहत, उसमें सरकार ये देख लेती है कि जो अधियाची विभाग है, उस अधियाची विभाग ने उस लैंड एक्विजिशन का पैसा सरकार के पास जमा कर दिया है। अगर 50 एकड़ जमीन कहीं एक्वायर होनी है तो उस जमीन की कीमत और उससे जो विस्थापित जो लोग हो रहे हैं उसको जो मुआवजा दिया जाना है, जौन विभाग अगर रेलवे ले रहा है तो रेलवे उसको पैसा धारा 19 के तहत डिक्लेरेशन से पहले जमा कर देगी। ठीक है।
और उसके बाद जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है तब फिर क्या होता है कि उस एक्वायर किए जा रहे लैंड का सीमांकन कर दिया जाता है। यह काम लैंड एक्विजिशन के ऑफिस में जुड़े हुए जो लोग कानूनगो और अमीन है उनका काम है कि जिस जमीन का एक्विजिशन किया जाना है उसको उसका सीमांकन कर देते हैं। सीमांकन अस्थायी नेचर का भी हो सकता है और अस्थायी नेचर का भी हो सकता है। मतलब कि बाउंड्री वाल भी हो सकता है या बॉर्डर लाइनिंग भी हो सकता है या चूने से डिमार्केशन भी हो सकता है। यह अधियाची विभाग जिसको जमीन की जरूरत है उसकी जरूरत और उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब जब यह जमीन का डिमार्केशन हो जाता है तब फिर इसको बोलते हैं हम लोग हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देना। मतलब कि उस जमीन में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, अभी तक तो हम लोग देखे कि एक धारा 15 है जिसमें इस एक्विजिशन के पर्पस और उसके औचित्य और सोशल असेसमेंट जो इम्पैक्ट जो उसका इम्पैक्ट का जो रिपोर्ट है उसके औचित्य पर ऑब्जेक्शन इनवाइट किया जाता है और उसकी सुनवाई की जाती है और उसको एड्रेस किया जाता है। अब है कि जिस जमीन को एक्वायर किया जा रहा है उससे जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है उससे उसको नोटिस दिया जाता है। उसको नोटिस दिया जाता है धारा 21 के तहत। इस नोटिस में उनसे वो उनका क्या इंटरेस्ट है उस जमीन में ये पूछा जाता है। यह इंटरेस्ट कई तरह का होता है। एक तो हो गया कंपनसेशन से रिलेटेड कि भाई हमारा ये जमीन है इसमें हमारा इतना मेरा कंपनसेशन है, ठीक है। एक होता है रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट से संबंधित कि हमारा जमीन एक्वायर हो रहा है, हमारा घर है, हमारा इतना का 10 लाख का घर है, उसका हमको मुआवजा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का इंटरेस्ट कंसर्न पार्टी से मांगा जाता है जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत लोग जिन लोगों का भी इस जमीन में इंटरेस्ट होगा वो इस जमीन में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं और रिप्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात रखते हैं। अब है कि जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है उसको मुआवजा का जो कैलकुलेशन होता है वो सरकार कैसे करती है। क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया कि आज की तारीख में जो सरकार है वो किसानों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है। सरकार की ये पॉलिसी है कि अधिक से अधिक जमीन का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान संतुष्ट रहे और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर पैदा नहीं हो। तो जो कंपनसेशन का जो कैलकुलेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसको बोलते हैं, सबसे पहले उस जमीन का मार्केट रेट तय किया जाता है। जो जमीन एक्वायर की जा रही है, जमीन का जो एक्विजिशन होता है उस पर हम लोग शुरू में बात किए थे कि लैंड एक्विजिशन में डीएम देखेंगे कि अगर कोई बहुत उपजाऊ जमीन है और उसके बगल में अगर ऊसर जमीन है या पड़ती जमीन है तो उसको वो कहेंगे कि इस जमीन को एक्वायर किया जाए। पड़ती जमीन या पड़ती जमीन की जगह पर ये उपजाऊ जमीन 2 फसला या 3 फसला जमीन को एक्विजिशन में अवॉइड किया जाता है। क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी में ये सब जरूरी है कि जो उपजाऊ जमीन है उस पर खेती की जाए और जो बंजर या अन उपजाऊ जमीन है उस पर फैक्ट्रीज बनाई जाए या इस तरह की सारी चीजें या गोडाउन बनाया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाए। तो सबसे पहले जो जिस नेचर की जमीन एक्वायर की जा रही है, अब मान लिया खेती की जमीन एक्वायर की जा रही है, आवासीय जमीन एक्वायर की जा रही है। जमीन जो है ना हर गांव में कई तरह की होती है। एक तो खेतीहर जमीन होती है, बहुत उपजाऊ होती है, या ऊसर जमीन होती है, या आवासीय जमीन होती है, या व्यवसायिक जमीन होती है। कई तरह की जमीन होती है, सबका रेट अलग अलग होता है। जो कमर्शियल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, जो आवासीय जमीन होगी उससे उसकी कीमत थोड़ी कम होगी, जो खेतीहर जमीन होगी उस आवासीय से उसकी कीमत थोड़ी और कम होगी, और जो बंजर जमीन होगी या पड़ती जमीन होगी उसकी कीमत सबसे कम होगी। तो इस तरह की जमीन जो होती है सबका एमवीआर अलग अलग होता है। एमवीआर का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू रजिस्टर। मतलब कि जिस रेट पर
किसी जमीन की खरीद बिक्री होती है उसको एमबीआर बोलते हैं। ये एमबीआर जो है हर जगह जो निबंधक होते हैं, अवर निबंधक जो रजिस्ट्रार होते हैं, जहां पर जमीन की खरीद बिक्री होती है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि हर आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों से जुड़ा रहता है। जमीन की जो खरीद बिक्री होती है उसको एमबीआर बोलते हैं और यह सरकार के आय का बहुत बड़ा जरिया है। जमीन की जो कीमत होती है उस पर सर्टेन परसेंटेज सरकार टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करती है और ये जो टैक्स है वो एमबीआर के आधार पर सरकार कलेक्ट करती है। मान लिया अगर 10% कहीं पर जमीन की खरीद बिक्री पर टैक्स लग रहा है, जमीन की कीमत 1 लाख रुपए है, तो उसको 10,000 का ये बॉन्ड खरीद करके या स्टाम्प खरीद करके सरकार को देना पड़ेगा, सरकार के खजाने में वो पैसा आता है। तो जो मार्केट वैल्यू जो होता है वो 2-3 तरह से तय होता है। एक तो 1899 का जो इंडियन स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके आधार पर एमबीआर डिसाइड होता है। एमबीआर का जो रेट है वह रेट, अच्छा, एमबीआर का जो रेट भी तैयार जो होता है वो हर 2 साल, 3 साल, 4 साल पर सरकार एक सर्वे करती है, जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों मिल करके करते हैं कि जो जमीन है गांवों में या शहरों में, जो जमीन है उसकी खरीद बिक्री किस कीमत पे हो रही है। 3 साल 4 साल में सरकार ये देखती है कि कहीं जमीन की कीमत तो नहीं बढ़ गई है, उससे हमको रेवेन्यू का लॉस तो नहीं हो रहा, या कोई जगह जो है डेवलप तो नहीं हो रहा है, मतलब शहर का बाहरी क्षेत्र है तो हो सकता है वहां लोग जमीन घर बनाना शुरू कर दिए हो, इसलिए जमीन की कीमत बढ़ गई हो, या कहीं पर गांव ग्रामीण इलाके में ही कोई फैक्ट्री बैठ जाती है तो उसके आसपास की जमीन की कीमत बढ़ जाती है, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है, पेट्रोल पंप हो गया, गैस एजेंसी आ गई तो उसकी वजह से जमीन की कीमत, तो सरकार कुछ कुछ समय पर ये एमबीआर तय करती है कि किस रेट पर जमीन की खरीद बिक्री की जाए। ठीक है, तो एक बार जब एमबीआर एक बार ये एमबीआर जो तय हो जाता है उसको पब्लिश कर दिया जाता है और ये सारे रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब लोग होते हैं, उनके पास बुकलेट के रूप में रहता है, उसमें लिखा रहता है कि किस मौजा में, जिसका थाना नंबर इतना है, उसकी किस नेचर की जमीन का क्या रेट है। तो एक तो हो गया एमबीआर। दूसरा हो गया कि जो सेल डीड जो होता है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 3 साल पहले जितना सेल डीड है वहां का, ये रिकॉर्ड रहता है रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्री ऑफिस में। लैंड एक्विजिशन के समय में जो दर तालिका बनती है, जो रेट बनता है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 3 साल पहले का जितना डीड है सेम नेचर की जमीन का, मतलब कि जो प्लॉट एक्वायर किया जा रहा है अगर वो खेती के जमीन है तो खेती का जमीन ही का जो एमबीआर है, जिस पर जमीन की खरीद बिक्री चल रही है, उस सेल्डेड का प्राइस मंगा करके और उसका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकाल करके जो अपर 50%, अपर साइड का जो 50% है, अपर 50%, हायर साइड, उसका एवरेज निकाला जाता है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट से मतलब कि जमीन खरीदने वाला अगर छोटा पार्टी है और बेचने वाला से उससे डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है, तो डायरेक्ट डीलिंग में जो भी रेट तय होता है, तो म्यूचुअल कंसेंट का रेट, एमबीआर का रेट और जो सेल डीड का एवरेज रेट है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट रेट। मार्केट रेट मतलब बाजार दर निकालने का ये तरीका है। ये तरीका बहुत साइंटिफिक है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि सारी चीजें लोगों के पब्लिक डोमेन में है कि कैसे तय किया जा रहा है, कैसे रेट तय किया जा रहा है। तो इन तीनों तरीके से जो रेट तय होता है वही होता है लैंड 2013 का जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन का, उसमें रेट हम ऐसे ही तय करते हैं, मार्केट रेट ऐसे तय करते हैं। एक बार जब मार्केट रेट तय हो गया कि पर डिसमिल या पर एकड़ इस जमीन की इतनी कीमत है, तब उसमें लगता है मल्टीप्लायर फैक्टर। ये पहले नहीं था, पहले जो था मल्टीप्लायर फैक्टर वो जमीन की कीमत का 0.5% था। मतलब कि अगर 1 लाख की जमीन है तो 2013 से पहले उस जमीन की कीमत क्या लगती थी, 1.5 लाख रुपया। अब क्या हो गया है
गांव और शहरों में बांट दिया गया मल्टीप्लायर फैक्टर को। मतलब कि अगर शहरी जमीन है तो जो मार्केट रेट से उसको 1 से गुना करेंगे। मतलब कि अगर 1 लाख की जमीन है तो शहर में उस जमीन की कीमत होगी 1 लाख रुपया, और गांव में होगी 2 लाख रुपया। गांव की जमीन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लायर फैक्टर है शहर के लिए 1 है और गांव के लिए 2 है। तो शहर में जो भी कीमत होगी वो उतनी ही रहेगी, गांव में जो है वो दुगुनी हो जाएगी। अब क्या है कि इधर बिहार में, अच्छा इसमें हर स्टेट का अपना अलग अलग फार्मूला है। बिहार में क्या है, पेरिफेरियल एरिया का कॉन्सेप्ट है, मतलब शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच का जो इलाका है, जो डेवलपिंग इलाका है, जिसका शहरीकरण हो रहा है, जहां पर संभावना है कि आने वाले समय में 2, 4, 5 साल में आप फैक्ट्रीज बैठ जाएंगी या स्कूल खुल जाएंगे या लोग घर बना लेंगे, तो वहां के जमीन की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तेजी से बढ़ती हैं। तो उसको क्या किया गया है, 1.25 से लेकर के 2 के बीच में मल्टीप्लायर फैक्टर लगता है। अच्छा जो शहर है बिहार में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। जो बड़े शहर हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे, यहाँ पर नगर निगम है। छोटे शहरों में सिवान, आरा जैसे है, सिवान में जैसे है या गोपालगंज है, यहाँ पर क्या है, नगर परिषद गवर्न करती है। और जो छोटा छोटा जो ये ब्लॉक में या छोटे जो जगह है वहाँ पे, जो छोटे बाजार है, वहाँ पर नगर पंचायतें होती हैं। तो तीनों मामलों में पेरिफेरियल एरिया का डिस्टेंस अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में जो नगर पंचायत है, शहरी क्षेत्र की सीमा से 2 किलोमीटर तक को माना जाता है पेरिफेरियल एरिया। नगर परिषद में 6 किलोमीटर तक माना जाता है, और जो नगर निगम है वो 8 किलोमीटर तक शहरी पेरिफेरियल एरिया माना जाता है। और उसमें 1.25 से लेकर के 2 के बीच में मल्टीप्लायर लगाया जाता है। जो शहर हो गया वहां मल्टीप्लायर 1, और जो गांव हो गया वहां मल्टीप्लायर 2, और जो बीच का इलाका हुआ वहां पर 1.25 से लेकर के 1.75 के बीच में मल्टीप्लायर लगाते हैं। इस तरह से जो जमीन की कीमत होती है मार्केट प्राइस में मल्टीप्लायर लगाने के बाद, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की प्राइस ऐड कर देते हैं। मतलब कि लैंड एक्विजिशन से अगर किसी का घर टूट रहा है, या किसी का पेड़ को काटना है, या किसी का ट्यूबवेल या बोरिंग उखाड़ना है, तो उसकी भी कीमत जो है सरकार देती है। इसकी भी कीमत तय करने का बहुत साइंटिफिक तरीका है। सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ये काम करती है। जैसे कि बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग है एक, वो ये तय करता है कि किसी का घर अगर टूट रहा है तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, कब का घर है, नया है कि पुराना है, कितने फ्लोर का है, उसके टूटने से उस रैयत को कितना का नुकसान होगा, ये वो तय करता है। उसी तरह वन प्रमंडल होता है, वन विभाग, वो तय करता है कि जो पेड़ जो किसी जमीन में है अगर उसको काटना पड़ेगा तो उस पेड़ की क्या कीमत होगी। उसी तरह माइनर इरिगेशन है जो नलकूप वगैरह का, बोरिंग वगैरह का प्राइसिंग करता है और वो बताता है। तो जमीन की जो कीमत होगी वो मार्केट रेट के साथ मल्टीप्लायर फैक्टर जोड़ने के बाद उसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के प्राइस को जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर प्राइस जोड़ने के बाद एक कंसेप्ट है सोलेशियम देने का। सोलेशियम, सोलेशियम का मतलब है कि जमीन की कीमत, स्ट्रक्चर की कीमत के अलावा सांत्वना के रूप में सरकार लोगों को अलग से पैसा देती है, कि ताकि ये सरकार का यह मानना है कि जमीन चूंकि हमेशा के लिए उसको उससे लिया जा रहा है, हमेशा के लिए उससे वंचित किया जा रहा है, उसकी जीविका के स्रोत से या जो भी है उससे वंचित किया जा रहा है, तो सरकार अलग से उसको 100% सोल्यूशन देती है। मतलब
कि जमीन की कीमत अगर कहीं पर 1 लाख रुपए है, अगर मान लिया किसी गांव में जमीन एक्वायर हो रहा है तो जमीन की कीमत 1 लाख रुपए प्लस मल्टीप्लायर 2 से लग गया तो हो गया 2 लाख रुपया। अगर उसका स्ट्रक्चर की कीमत 50,000 है तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपया। और 2.5 लाख रुपया सोलेशियम के रूप में सरकार अलग से देती है। तो उस जिस जमीन का एमवीआर या मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया है वो फाइनली कितना मिलता है, स्ट्रक्चर की कीमत के साथ 5 लाख रुपया मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नया एक्ट में किसानों के लिए सरकार ने कितना साइंटिफिक तरीके से मुआवजा देने का प्रोविजन किया है ताकि लोगों को किसी भी तरह से शिकायत नहीं रहे और लोग जो है लैंड खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, इससे पहले जो है 2007 में जो 94 के एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसमें जो क्या था कि लैंड एक्विजिशन का 0.5% अलग से दिया जाता था। मतलब कि 1 लाख की जमीन अगर है तो 50,000 सरकार अलग से दे दी। और जो सोलेशियम का प्रोविजन था उसको 2 भाग में बांटे हुआ था कि अगर आप स्वेच्छा से जमीन दे रहे हैं तो 0.3% आपको मिलेगा, 0.6% मिलेगा, और स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं तो 0.3% आपको मिलेगा। मतलब कि अगर 1 लाख की जमीन है तो 0.5% एडिशनल कंपनसेशन 1.5 लाख, और अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं तो 60,000 हो गया उसकी कीमत। अगर स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं तो 1,80,000 कीमत हो गई। तो ये सारी चीजों को हटा करके नए वाले एक्ट में सरकार ने सीधा कर दिया है कि सभी को 100% सोलेशियम दिया जाएगा और किसी की मर्जी और नहीं मर्जी। अच्छा, एक चीज और आप लोग जान जाइए कि लैंड एक्विजिशन में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम जमीन नहीं देंगे। ये आपकी इसमें मर्जी किसी की नहीं चलती है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें है क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स के धारा 31 में था, 31 में उसको हटा दिया गया 1978 में संवैधानिक संशोधन द्वारा। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का नहीं है, ये एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार किसी की भी जमीन को उचित मुआवजा दे करके लोक प्रयोजन के लिए एक्वायर कर सकती है। इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए कि फंडामेंटल राइट अब लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, और प्रॉपर्टी का एक पार्ट लैंड होता है। तो कोई भी आदमी इससे मना नहीं कर सकता है कि हम स्वेच्छा से जमीन देंगे या नहीं देंगे। आप कॉम्पनसेशन के लिए फाइट कर सकते हैं, मुआवजा के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जमीन जो है हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट राइट है। सार्वभौम सरकार जो भी है, सार्वभौमिकता का मतलब ही होता है कि सरकार किसी को भी उसकी संपत्ति से बेदखल कर सकती है। हाँ, उस सरकार को यह देखना है कि उसको उसका उचित मुआवजा मिले। तो हम लोग अभी रेट की बात कर रहे थे कि रेट सरकार ऐसे तय करती है। अब रेट तय करने के बाद पंचाट डिक्लेयर होता है। जब बाजार मूल्य एक बार तय हो जाता है कि इस मूल्य पर जमीन जो है सो दी जानी है, तो फिर सरकार जो है पंचाट डिक्लेयर करती है। अच्छा हाँ, पंचाट डिक्लेयर करने से पहले एक चीज और है, जो हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन किया कि जिस जमीन की कीमत 1 लाख है उसकी कीमत करीब 5 लाख के आसपास मिलेगी। इसके अलावा भी एक 12% एडिशनल कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है। यह जो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेकर के डेट ऑफ पोजीशन के बीच में जितना समय लगता है उस बीच में दिया जाता है। देखिए, जमीन का जो एक्विजिशन है वो 2 प्रक्रिया से किया जाता है। जमीन का एक्विजिशन 2 प्रक्रिया से किया जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया से और एक आपात प्रक्रिया से। एक जनरल मेथड से, एक इमरजेंसी मेथड से। इमरजेंसी मेथड से जमीन का एक्विजिशन किस लिए किया जाता है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए,
जो नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, जो नेशनल कैलेमिटीज से रिलेटेड, राष्ट्रीय आपदा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और वैसे मुद्दे जो जिनके बारे में पार्लियामेंट तय करता है। जो हमने 3-4 बातें अभी आपको बताई, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आपदा और वैसा विषय जो पार्लियामेंट तय करे, ये 4-5 मामलों में सरकार इमरजेंसी के तहत लैंड एक्वायर कर सकती है या करती है। इमरजेंसी के तहत जब लैंड एक्वायर होता है तो ये समान प्रक्रिया से में जिसके तहत हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया की बात की, उसके थ्रू लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। लैंड एक्विजिशन में जमीन की कीमत का, जमीन के मार्केट वैल्यू का किसानों को 75% दिया जाता है, उसमें सोलिसियम का प्रोविजन नहीं है, उसमें मार्केट वैल्यू तय किया जाता है और उसका 75% एक्स्ट्रा पे करती है सरकार। और जो भी जमीन की कीमत है उसका 80% दे करके सरकार तुरंत लैंड एक्वायर कर लेती है। इमरजेंसी का मतलब ही है कि बहुत जल्दबाजी में जमीन ली जा रही है, तो जल्दबाजी में जमीन ली जा रही है तो जाहिर सी बात है कि सोशल उसका असेसमेंट का, सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट नहीं होगा, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट पर नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजों, बहुत सारी सुनवाई में नहीं जाएंगे, सीधे डायरेक्ट होता है इसमें कि धारा 21 के तहत पार्टी को नोटिस किया जाता है कि आपका जमीन में किस तरह का इंटरेस्ट है, अपना पेपर दिखाइए, और पेपर दिखा करके उसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसका 75% और ऐड करके और सरकार जमीन का मुआवजा पे करती है और जमीन को एक्वायर कर लेती है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जब समान प्रक्रिया से जमीन का एक्विजिशन होगा तो यह एक्विजिशन इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के, गुजर करके तब लास्ट में जाता है। इसमें जमीन की कीमत भी रैयत को अधिक मिलती है। अब है क्या कि एक बार जब डिक्लेयर हो गया, जब प्राइस तय हो जाता है, मार्केट रेट तय हो जाता है, तो हर एक रैयत को उससे जो जमीन ली जा रही है उसका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है और उसको नोटिस दे दिया जाता है। रैयत के सामने 2-3 तरह का विकल्प है, या तो उसके प्राइस ले ले, उसकी कीमत ले ले, खुशी खुशी ले ले, या प्रोटेस्ट के साथ ले कि नहीं भाई, आप जो रिहेबिलिटेशन के लिए हमको दे रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, या जमीन का जो प्राइस आप हमको दे रहे हैं वो कम है, मार्केट वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो प्रोटेस्ट के साथ ले सकता है। या वो चला जाएगा प्राधिकार में। एक प्राधिकार है जो सरकार हर कमिश्नरी में रिटायर्ड सिविल कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित करती है। उसका काम है कि जो लोग लैंड एक्विजिशन से संतुष्ट नहीं है उनके मामले की सुनवाई करना और उनके आपत्तियों का निराकरण करना। उसको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि हम लैंड एक्विजिशन से संतुष्ट नहीं हैं और हम लीगल प्रोसेस में जा रहे हैं, तो ये कलेक्टर भी चाहे तो वो भी भेज सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट को, या पब्लिक चाहे तो वो खुद भी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने, जैसा कि आपको हमने बताया, कि हर कमिश्नरी में एक रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक वो होता है, रेफरेंस होता है, जिसमें इस तरह के विवादों का निराकरण किया जाता है। 2013 के एक्ट से पहले इस तरह के विवाद का निराकरण सिविल कोर्ट में किया जाता है। तो इस रेफरेंस, अच्छा, अब कोई अगर इस रेफरेंस से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वो हाई कोर्ट जा सकता है। अगर रैयत संतुष्ट नहीं हुआ या कलेक्टर ही संतुष्ट नहीं हुए कि पब्लिक इतना पैसा मांग रही है, आदिवासी विभाग देने के लिए तैयार नहीं है,
तो कलेक्टर भी हाईकोर्ट जा सकते हैं या पार्टी भी हाईकोर्ट जा सकती है। रेफरेंस के निर्णय से असंतुष्ट आदमी हाईकोर्ट की शरण ले सकता है। तो हम लोगों ने जो अभी तक बात की लैंड एक्विजिशन की, उसमें हमने देखा कि दो तरह से जमीन का अधिग्रहण होगा, एक सामान्य प्रक्रिया से, एक आपात प्रक्रिया से। आपात प्रक्रिया से जमीन का अधिग्रहण लिमिटेड क्षेत्रों में होता है, जो नेशनल सिक्योरिटी से या डिफेंस से जुड़े हुए मामले होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करने वाले जो मामले होते हैं, सिर्फ उन्हीं मामलों में आपात प्रक्रिया के तहत जमीन का एक्विजिशन होता है। बाकी सारे मामलों में जमीन का अधिग्रहण सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। ये जो अधिग्रहण होता है इसमें पब्लिक पर्पस सबसे ऊपर है, पब्लिक इंटरेस्ट, लोक प्रयोजन। लोक प्रयोजन को भी सरकार ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि लोक प्रयोजन क्या है, किन किन विषयों को हम लोक प्रयोजन मानेंगे और किन विषयों को हम लोक प्रयोजन नहीं मानेंगे। इसको सरकार ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि सामरिक प्रयोजन, जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल में थल सेना, नौसेना, जल सेना, अर्धसैनिक बल, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, राज्य की पुलिस एवं जनसाधारण की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं वह लोक प्रयोजन के जो फर्स्ट पार्ट है सामरिक प्रयोजन, उसके तहत आते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो अवसंरचनात्मक विकास के लिए जो चीजें की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वह लोक प्रयोजन का सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। इसको भी 4-5 भागों में हम बांट करके आप समझ सकते हैं। भारत सरकार का जो आर्थिक कार्य विभाग है उसमें जिस जिस विषय को नोटिफाई किया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान और होटल, ये 3 चीजों को छोड़ करके भारत सरकार का जो आर्थिक कार्य विभाग है वह उसका जो अवसंरचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन है उसमें जिस जिस विषय को रखा गया है वो सारे विषय हैं। दूसरा चीज है कृषि प्रसंस्करण, एग्रो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी काम है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सब लोक प्रयोजन में आता है। जैसे डेयरी के विकास से संबंधित, फिशरी के विकास से संबंधित, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो भी काम होता है, या सहकारिता से संबंधित, कृषि सहकारिता, उससे संबंधित समुचित सरकार अगर कोई कानून द्वारा किसी संस्था को स्थापित करती है तो उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत आता है। इसके अलावा औद्योगिक कॉरिडोर, माइनिंग जो एक्टिविटी है, जमीन के अंदर में जो खनन हो रहा है वो भी लोक प्रयोजन के तहत है। लोक प्रयोजन के तहत है माइनिंग एक्टिविटीज, औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आप लोग सुनते होंगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों में सरकार जमीन का एक्वायर करके और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, बिजली पानी की व्यवस्था करती है और बड़ा बड़ा प्लॉट इंडस्ट्री को इनवाइट करके उसको अलॉट करती है ताकि वहाँ पर सारी सुविधा उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और मार्केटिंग से लेकर के और सारी चीजें एक जगह अवेलेबल हो जाए। तो उस तरह का सरकार कॉरिडोर बनाती है। उसके लिए भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्विजिशन किया जा सकता है। इसके अलावा जल सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित जो भी काम है, स्वच्छता, इससे संबंधित जो भी काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है। फिर जो है सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त जो शैक्षणिक संस्था है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या जो प्रोजेक्ट है, उसका भी एक्विजिशन ये पब्लिक पर्पस के तहत किया जा सकता है। खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसके अलावा संसद द्वारा अधिसूचित किसी अन्य विषय जो सरकार को लगे या पार्लियामेंट को लगे कि ये लोक प्रयोजन के तहत आता है, इसके तहत जमीन का एक्विजिशन किया जा सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भू अर्जन से प्रभावित अगर लोग हैं तो उनको बसाने के लिए भी जमीन का एक्विजिशन किया जाता है, गरीबों के वास स्थल के लिए। और शहर और गांव, खास करके शहरों के में बड़े पैमाने पर जो सरकार लैंड एक्वायर करके और वहां पर आधारभूत सुविधा दे करके और उसको प्राइवेट बिल्डर को भी दे देती है ताकि वहां पर
सिटी डेवलप हो सके और लोगों को जरूरी सुविधा मिल सके। इसके लिए भी सरकार शहरों के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए भी लैंड एक्विजिशन कर सकती है, और ये सब लोक प्रयोजन के तहत आता है। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी एक नज़र डाली है लैंड एक्विजिशन पर, कि लैंड एक्विजिशन का ये पर्पस है, उसको इन इन प्रक्रियाओं के तहत गुजर करके हम लोग लैंड एक्वायर करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ताकि जिन लोगों का जमीन जा रहा है उसको किसी तरह की नाराजगी नहीं रहे, वो लोग संतुष्ट रहे, उनको वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, ताकि समाज में किसी तरह का अनरेस्ट नहीं रहे। अब हम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो उस पर आप लोग प्रश्न कर सकेंगे। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक। मेरा ऑफ कर दो ना।
ऑन कर दो, कर दिए। हम लोग मोटा मोटी अभी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया से गुजरे हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हाथ उठा सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसको अनम्यूट करो। हम हाँ बोलिए मिथुन। मिथुन बोलिए। अरे इसको म्यूट करो ना। हाँ देखो, मोहम्मद सादाब को दो, इसको दो। क्या हो रहा है? कीजिएगा ना, हो हाँ जाएगा उसके अब बाद। आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। मोहम्मद सादाब बोलिए। बाकी सबको म्यूट कर दो। बोलिए मोहम्मद सादाब। मोहम्मद सादाब नहीं हो रहा। मोहम्मद सादाब बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड आफ्टरनून बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी जो है अभी प्रेजेंट में बहुत ऐसे सिस्टम आ रहे हैं, जैसे हम गवर्नमेंट जो है लैंड लेना चाहती है, बट उसका जो रेट होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। जो मार्केट में प्राइस है जो अभी चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोविजन है? जैसे आप बताएं। हमने आपको बताया ना कि इस रेट को लेकर के बहुत माथापच्ची हुई है और इसका बहुत साइंटिफिक तरीका निकाला गया है। मार्केट रेट लेकिन सर क्या हो। अभी भी नहीं तो उसके लिए तो अब कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर जाएगा उसमें रेफरेंस में जाएगा, फिर वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस में जाएगा। वो जज साहब के पास जाएगा कि भाई हमको जो जमीन की कीमत मिल रही है ठीक नहीं है। अगर उनके भी रूलिंग से वो संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो सरकार ने इको हो रहा है, लेकिन जो सरकार ने जमीन का जो मुआवजा देने की जो प्रक्रिया निर्धारित की है वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। और इसमें जो मार्केट रेट तय होता है वो कहीं से भी ऐसा नहीं, मैंने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि बहुत कम कीमत है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जमीन की जो खरीद बिक्री होती है उस रेट में भी मल्टीप्लायर फैक्टर लगा करके और फिर 100% सोल्यूशन दिया जाता है। तो शायद ही कोई मामला उसमें हो जो जिसमें मार्केट रेट से या जो एक्चुअल रेट है उससे कम सरकार पैसा देती है। उसके बाद भी जो लोग संतुष्ट नहीं है वो जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। सर अगर फिर भी रैयत नहीं देना चाह रहे अगर जमीन को, तो रैयत ऐसा नहीं कर सकता। जमीन राइट तो लेना है। वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप मुआवजा के लिए फाइट कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए किसी की जमीन ले सकती है, आप नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। बोलिए रंजीत कुमार सिन्हा। हेलो हाँ बोलिए, बोलिए रंजीत। सर, सर पूछ रहे थे कि अगर कोई बासगीत पर्चा का जमीन हो और वो लैंड एजुकेशन एक्ट में मतलब वो रिक्वायर्ड के लिए चला गया है, एक्वायर्ड के लिए, तो क्या होगा उसका? नहीं, देखिए सबसे पहले बास्कित पर्चा की जमीन लैंड एक्विजिशन में अमूमन नहीं जाएगी। लेकिन अगर जाती है तो जी सरकार बास्कित पर्चा की जमीन बसने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जी सर। तो बसने के लिए जमीन तो बहुत बड़ा एरिया तो होगा नहीं, 2 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल, ज्यादा से ज्यादा 5 डिसमिल। तो जी उसके सर। लिए सरकार, हमने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट का प्रोविजन है। सरकार उसको अल्टरनेटिव जमीन दिलाएगी। अगर उस पर घर उसका बना हुआ है तो उसका मुआवजा देगी ताकि वहां पर अपना वो घर बना सके। ठीक है ना। हाँ। तो नहीं
हाँ सर ऐसा एक देखा गया है कि जो माने ये टाइप का मकान में सहन कितना करके एक वो सब जो अगर मजरूआ मालिक का जमीन था वो इक्विवेलेंट राइट ही होता है, क्योंकि उसको सरकार वो खतियान में दर्ज है उसका। नहीं 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 उसके नहीं, बावजूद आप सुनिए, आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो बास्केट पर्चा जो है ना, ये रैयती जमीन होती है। अगर जी किसी सर, रैयत या जमींदार की जमीन पर कोई सालों से बसा हुआ है, तो जिस जी सर, बसा हुआ है उतनी जमीन पर घर बनाने की अनुमति उस जमींदार की रैयती जमीन में से दिया जाता है। इस पर घर मजरूआ मालिक का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। वो जी रैयती सर, जो बास्केट पर्चा में दिया जाता है, ठीक है। जी सर। हाँ आप बोलिए, कौन है, कौन हाथ उठाए हुए थे? इनके यहाँ बम 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 कुमार। हाँ बम बम कुमार बोलिए। सर ये लोक प्रयोजन से सबका क्या समझेंगे? हैं? लोक प्रयोजन, लोक प्रयोजन पब्लिक पर्पस है, मतलब जमीन का जो एक्विजिशन होगा वो प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं होगा। सरकार किसी भी निजी हित के लिए किसी को जमीन खरीद के नहीं देगी। देखिए हमने आपको बताया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, राज्य सरकार अपनी योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, राज्य सरकार प्राइवेट पार्टी को भी जमीन एक्विजिशन करके दे सकती है। मतलब कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और कहीं फैक्ट्री बैठा रहा है कोई, तो उसको भी जमीन एक्वायर करके सरकार दे सकती है, लेकिन उसका पब्लिक पर्पस होना चाहिए, उसका लोक प्रयोजन होना चाहिए। वो जमीन या उसके जो जमीन जो फैक्ट्री वो बैठा रहा है वो लोक हित का होना चाहिए। और लोक हित क्या है उसको हमने आपको डिफाइन किया है कि डिफेंस का जो मामला है वो तो खैर सरकार का है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो एग्रीकल्चर का मामला है या स्पोर्ट्स का है या इंस्टीट्यूशन का है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कोई खोल सकता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि ये चीजें जो है पब्लिक पर्पस में है और इन चीजों के लिए लैंड का एक्विजिशन किया जा सकता है। ये सब लोक प्रयोजन है। पब्लिक बेनिफिट। हाँ ये पब्लिक। और कोई पेज बदल दो, और कोई पेज बदलो ना, और पेज बदलो ना, बहुत होगा, पेज बदलो। हाँ दो। अमित कुमार यहाँ। हाँ अमित बोलिए। हाँ सर, ये धारा 19 के तहत पैसा जमा कर देने की बात आती है, हाँ इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए धारा 11 और धारा 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 11 में नोटिफाई करती है सरकार कि इस पब्लिक पर्पस के लिए फलाने जगह की इतनी जमीन एक्वायर की जा रही है। तो एक तरह से प्राइमरी नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन है और 19 में डिक्लेरेशन होता है। मतलब कि सरकार ने ये तय कर लिया, सोशल इम्पैक्ट ये असेसमेंट करा करके और रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का असेसमेंट करा करके कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको हम कहाँ सेटल करेंगे, कहाँ बसाएंगे, उनको उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसमें अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट का कोई चीज है, अगर कोई स्कूल है या अगर आंगनबाड़ी है या कोई सड़क है या कोई स्पोर्ट्स का ये है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के बाद जब सारी चीजें कर लेती है। क्या पूछे थे ये फिर से धारा 19 के तहत जो पैसे जमा करने की बात आती है। ठीक है। तो जब सारी चीजें जब सरकार तय कर लेती है तब जो अधियाची विभाग है जिसको जमीन चाहिए उससे पैसा ले लिया जाता है। क्योंकि धारा 19 में यह डिक्लेयर होता है कि अब सरकार अपना इंटेंट शो करती है कि अब यह जमीन हम लेने जा रहे हैं। तो धारा 19 के तहत फाइनल एक तरह से डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया। पहले तो सरकार ने अपना इरादा जाहिर किया और उसके बीच में बहुत सारी प्रक्रिया से गुजर करके धारा 19 में एक तरह से फाइनल सरकार ने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि हम अब ये जमीन लेने जा रहे हैं। तो जो जमीन हम लेने जा रहे हैं तो उसमें ये चीज होता है कि जिस विभाग को जमीन चाहिए उस विभाग से पैसा ले लिया जाता है। मतलब जिसको भी चाहिए, या तो पब्लिक, या तो कोई प्राइवेट पार्टी हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या प्राइवेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो रेलवे हो सकता है, वो स्पोर्ट्स विभाग हो सकता है, किसी बिहार सरकार का माने स्टेडियम बनाना है तो स्पोर्ट्स खेलकूद विभाग हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट विभाग हो सकता है या प्राइवेट पार्टी हो सकती है। उसको पैसा वहां जमा कर देना है नोटिफिकेशन से पहले, ये बात है। और सर आपने बोला था कि धारा 21 के तहत जमीन मालिक अपना बात रख सकता है। हाँ
तो सर अगर किसी को गांव में अगर कोई बसा हुआ है, भूमि को अधिग्रहण करता है और वो मांग रखता है कि यहाँ से 8 किलोमीटर बाद या 10 किलोमीटर बाद हमें शहर में बसा दिया जाए, तो क्या उसे बसाने का प्रबंध है? मतलब नहीं, उसके लिए जो है ना, वही हम बताए आपको कि रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एडीएम के अधीन, एडिशनल कलेक्टर के अधीन एक टीम होती है, वो तय करती है कि अगर किसी जगह से कोई आदमी, किसी का घर टूट रहा है तो पास के किस जगह पर उसको बसाया जाए, वो एडिशनल कलेक्टर तय करते हैं। हर आदमी की मर्जी से नहीं होगा कि हमारा गांव में है तो हमको पटना के अब एकदम गांधी मैदान के पास ही जमीन खरीद करके दे दीजिए, तो ऐसा मांगने से नहीं होता है। सरकार को लगना चाहिए कि क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिकल, आपके घर के पास ही ना दिया जाएगा। अगर आपका मोतिहारी जिला में घर है, आप कहिएगा कि हमको हाजीपुर शहर के पास दे दीजिए, तो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल होना चाहिए डिमांड, और जो लॉजिकल डिमांड होता है उस पर सरकार विचार करती है। ओके सर, थैंक यू सर। देख लो और देखो ना किसी का जो हाथ उठाया हुआ। मिथुन मंडल करो, मिथुन मंडल बताइए। हाँ ठीक है, मिथुन मंडल बोलिए। सर अगर सर कोई भी सर डिस्ट्रिक्ट में से अगर परियोजना आता है सर सरकार के अंतर्गत सर, अगर सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जमीन अगर नहीं दे सकता है सर, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा सर? तो नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों नहीं देंगे जमीन? उनका काम है जमीन देना। ये तो अगर कोई ये लोकहित में कोई अगर परियोजना शुरू हो रही है तो क्यों नहीं देंगे? सरकार का सेटअप क्यों है? सरकार का सेटअप इतना भारी भरकम लैंड एक्विजिशन का इसीलिए तो है कि पब्लिक पर्पस से अगर कोई काम शुरू हो रहा है तो सरकार उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करती है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, उसको एक जगह जमीन मिल जाए। तो डीएम ऐसा क्यों मना करेंगे? डीएम तो लोगों के लिए ही है ना। नहीं सर, मैंने कई बार देखा सर परियोजना सर डिस्ट्रिक्ट घूम के सर दूसरे जगह चले जाता है सर। नहीं, तो उसके लिए दूसरी वजह होती हैं, दूसरी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि वो लोक प्रयोजन का जो क्राइटेरिया है उस पर सुटेबल खरा नहीं उतरता। हो सकता है कि जिस जगह पर जमीन एक्वायर की जा रही है वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं है, वहाँ विरोध होने लगे कि नहीं, ये इस परियोजना के लिए हम जमीन नहीं देंगे। मान लिया कहीं डंपिंग यार्ड बनाया जाना है कचरा का, और वहाँ के आसपास के लोग विरोध करने लगे कि नहीं, यहाँ से दुर्गंध फैलेगा, बदबू होगी, ये है वो है, यहाँ से हम लोग गुजरेंगे, यहाँ बीमारी फैलेगी। तो हो सकता है लोग एजिटेशन करने लगे, उस वजह से डीएम कैंसिल कर दें। तो इसीलिए तो इतनी सारी जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण का असेसमेंट और ये सारी जो चीजें होती है, इसलिए होती है ताकि लोगों की शिकायतों को मद्देनजर रखने के बाद ही कोई चीज हो। अगर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसको उसके वजह से रद्द कर दिया जाए। लेकिन ये कहना कि डीएम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये सही नहीं है जी। और एक क्वेश्चन था सर, बता दीजिए सर, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम सर, ये कितने किलोमीटर का सर और ये कितने पैसे के अंतर्गत आता है? देखिए, उस सब का अलग अलग है। नगर पंचायत छोटी जगह पर होता है जी, तो उसका 2 किलोमीटर पेरिफेरियल एरिया है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसको बहुत आप मान के नहीं चलिएगा। और नगर परिषद जो अमूमन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका 6 किलोमीटर है, और नगर निगम जो बड़े शहर हैं, कमिश्नरी शहर सब, उसका 8 किलोमीटर होता है। उसमें डिस्टेंस के हिसाब से मल्टीप्लायर फैक्टर लगता है 1.25 से लेकर 2 के बीच में। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ बोलिए, मोहम्मद शहबाज हुसैन। सर जो लैंड एक्विजिशन होता है सर, हाँ, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर या परमानेंट होता है सर? ये परमानेंट होता है। लैंड एक्विजिशन चूंकि आपको 4 गुना पैसा दिया जा रहा है तो परमानेंट होगा ना। कोई भी आदमी अगर पैसा दे करके अगर कोई वहां पर कुछ वहां खड़ा करेगा, मान लिया रेलवे ट्रैक ही, रेलवे लाइन ही बिछाया जाना है, उसके लिए जमीन का एक्विजिशन किया जाना है, तो बाद में कोई पब्लिक कहे कि नहीं हम तो पैसा ले लिया, फिर जाकर के हम अपना खेती करना शुरू कर देंगे, तो रेलवे लाइन तो फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर एक बार आपका मुआवजा आप ले लिए तो लैंड पर आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी तरह का क्लेम नहीं करेंगे, और आपकी जिम्मेदारी जो है, आपका काम यही है, आपका जो काम है वो ये देखना है कि लैंड एक्विजिशन के बाद जिस चीज के लिए या तो प्राइवेट पार्टी या कोई संस्था या कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री या कोई गवर्नमेंट का विभाग के लिए जिसके लिए जमीन ली गई है, उसके नाम पर जमीन का मिल्कियत या मालिकाना हक उसका कायम करना,
ये आपका काम है और आपको जानना चाहिए कि लैंड एक्विजिशन के बाद जिसने भी पैसा दिया है, जो अधियाची विभाग है, उसके नाम से जमीन का आरओआर बनेगा और उसके नाम से पेपर बनेगा और उसकी वो जमीन हो जाएगी। सर इसमें लिखा है सर, मैंने सर ये पढ़ा है सर, इसमें लिखा हुआ है कि परपेचुअल लीज की शर्त पर ली जाएगी। लीज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं आज, हम लोग परपेचुअल लीज की बात नहीं कर रहे हैं। परपेचुअल लीज वो अलग है, रैयती भूमि लीज नीति अलग है, वो उस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके सर। उसमें जमीन पर रैयत का अधिकार रहता है परपेचुअल लीज में। हम लोग 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम लैंड एक्विजिशन होता है। और इसमें जो भी अधियाची विभाग है जिसने जमीन का पैसा दिया, जमीन उसके हो जाती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कौन है? चंदन कुमार बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार, चंदन कुमार बोलिए। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई जमीन से एक्वायर किया गया है और रैयत को उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो उसका आरओआर किसके नाम से बनेगा? आरओआर तो उस विभाग के नाम से बनेगा जिसने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा दिया है। रैयत के पास 2-3 ऑप्शन है, या तो उस पैसा को ले ले, या उस पैसा यह कह करके कि हमको जो पैसा मिला है या जो मुआवजा मिला है उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले या शिकायत करे। हमने आपको बताया कि दो तरह नहीं मिला है। सर अगर उसको मुआवजा नहीं मिला हो रैयत तो कहना कि मुआवजा 2 तरह से नहीं मिल सकता है, या उस पर लीगल राइट नहीं हो उसका जमीन पर, हो सकता है वो जमीन विवादित हो सकता है किसी ने अपनी जमीन बेच दी हो और जो आदमी जमीन खरीदा हो उसने जमीन का मुआवजा ले लिया हो, और जिसने जमीन उसका बाबा ने बेचा हो और पोता मुआवजा मांग रहा हो। तो ये तो लैंड एक्विजिशन विभाग को देखना है। हमने यही कहा आपको कि जो डेड एंट्रीज होती है उसको रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना ये लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट का काम है, ताकि जो जमीन का मालिक है उसको मुआवजा मिल सके। और उसमें तो बहुत तरह का विवाद भी होता है, बहुत क्लेमेंट हो जाते हैं कि मेरा भी हक है इसमें। तो ये तो देखना काम है लैंड एक्विजिशन का। और लैंड एक्विजिशन से अगर वो मामला सॉल्व नहीं होता है तो कमिश्नरी में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं उसको, वहां भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर हाईकोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन लैंड एक बार नोटिफाइड हो गया, डिक्लेयर हो गया और पोजीशन उसको दे दिया गया, तो जो विभाग को पोजीशन मिल गया उसी के नाम पर वो जमीन का कागज बनेगा। वही करना है आप लोगों को, उसी के नाम से बनाना है। और कोई खत्म करना है? हाँ शत्रुघ्न कुमार बोलिए जल्दी। हाँ सर, ये कहना चाह रहे थे ना कि जो आपने मुआवजे के लिए बोला था ना सर, कि हम जैसे शहरी क्षेत्र के 1:1 लेंगे या गांव के लिए 1:1 और बीच के एरिया के लिए 1.5 to 1.75 बीच के एरिया के लिए, तो सर शहरी क्षेत्र के लिए कम क्यों ले रहे हैं हम? शहर में तो जमीन और महंगी होती है। नहीं, देखिए शहरी बसावट जो होती है ना, जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पर लैंड एक्विजिशन अवॉइड किया जाता है। गांव की भी बस्ती जो होती है ना, वहां भी लैंड एक्विजिशन को अवॉइड किया जाता है। शहर में जहाँ घर बना हुआ है, अगर वहाँ लैंड एक्वायर कीजिएगा तो एक तो जमीन की बहुत ज्यादा कीमत है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी तो देना पड़ेगा। तो जमीन का जो एक्विजिशन होता है, जो सर्वे होता है, वो देखा जाता है कि खाली जमीन कहाँ है। कहीं भी देखिएगा 4 लेन वगैरह बन रहा है या रेलवे लाइन निकल रहा है नया, तो वो शहर के बाहरी हिस्से से निकाला जाता है। 4 लेन वगैरह देखे हैं? जो 4 लेन वगैरह बनता है शहर के बाहरी हिस्से से निकलता है, इसीलिए निकलता है ताकि लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़े और सरकार को तुलनात्मक रूप से कम पैसा देना पड़े। जी क्लियर है? जी ठीक है, थैंक यू सर। बंद कर दिया जाए, बंद कर दो। ठीक है, हम लोग खत्म। हाँ बोलिए नवाब साजिद इकबाल। जी सर, कहना ये था सर कि जो लैंड का हम लोग जो आप बता रहे थे 75% देना है, हाँ, जो इमरजेंसी केस में, हाँ, तो 75% उसी वक्त हम लोग को त्वरित देना है। हाँ बिल्कुल, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है। मार्केट रेट जो भी होगा, अगर 1 लाख हुआ तो 1,75,000 रुपया जी। आपात प्रक्रिया के तहत अगर हम अधिग्रहण कर रहे हैं तो 1,75,000 देंगे। और जो सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है उसमें पूरा लंबा प्रोसेस चला करके सारा चीज देख करके तब पेमेंट किया जाता है। एक बात और, इससे पहले जो कानूनगो साहब पूछे थे
देखिए शहरी क्षेत्र जहाँ पहले क्या था कि जहाँ शहर खत्म हो रहा उसके बाद गांव शुरू हो रहा है, जहाँ शहर खत्म हो रहा है ठीक उसके बाद का प्लॉट का कीमत जो है सो 2 गुना हो जाता था, और जहाँ तक शहर है वहां तक जो उसका मार्केट वैल्यू है वही है। तो जैसे ही प्लॉट एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जाकर के प्राइसिंग में एकाएक उछाला जाता था, तो उसको जो है लॉजिकल बनाने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया बिहार में कि डिस्टेंस के हिसाब से धीरे धीरे उसका प्राइसिंग जो है तय किया जाए, और शहर से जैसे जैसे दूरी होती है वैसे वैसे मल्टीप्लाई फैक्टर लगा करके उसका जो है सो प्राइस डिसाइड किया जाए।